आज का सेशन। ये हमारा सेकंड डे है क्वेश्चन आंसर सेशन का, चैप्टर नंबर 1 टीचिंग एंड लर्निंग। इस चैप्टर से तो तिलावत से हम आज के दिन का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरक़ी फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, उसकी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है उस पर, और अब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। आज सेकंड डे है। कल फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट हाफ का जो था लेक्चर, उस पर डिस्कशन हुई थी हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन की। आज इंशाल्लाह ताला सेकंड हाफ पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं या लास्ट ईयर एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछे गए हैं, मेरी ना क्लास है, मैंने ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आवाज़ थोड़ा सा नाल कच्ची रस्सी एक गिलास बना मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, अब आ रही है। चले, जी हम बात कर रहे थे कि हमारा ये आज सेकंड डे है क्वेश्चन आंसर सेशन का, तो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स शो हो रही हैं आप लोगों को? नो सर। नो सर। चले ठीक है, आपको होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। जी, हमने कल जो है वो फुल स्टॉप लगाया था फेजेस ऑफ टीचिंग से पहले, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फेजेस ऑफ टीचिंग कितने होते हैं, कौन बताएगा? जी प्लीज़। सर मैं बताती हूँ। जी बताएं। प्री-एक्टिव फेज, यस। इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्लानिंग हम किस फेज़ में करते हैं? सर पहले वाले में प्री एक्टिव में। अच्छा, प्री एक्टिव में। इवैल्यूएशन हम किस फेज़ में करते हैं? सर लास्ट वाला जो पोस्ट एक्टिव फेज है उसमें। इन तीनों फेजेस में कौन सा फेज़ ज़्यादा टाइम टेकिंग है? आई थिंक फर्स्ट वाला। अच्छा, कोई और स्टूडेंट? फेजेस ऑफ सर टीचिंग में। सेकंड है। सर सेकंड है। सेकंड फेज। अच्छा, सर सेकंड फेज सॉरी इंटरएक्टिव फेज। कौन सा फेज़? क्योंकि उसमें प्लानिंग है तो उसमें तो टाइम। यस, कौन सा फेज़ ऐसा फेज़ है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं? सर सेकंड फेज में। इंटरएक्टिव फेज। सेकंड फेज़, इंटरएक्टिव फेज़ सेकंड फेज़ होता है, और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एट अ टाइम एक्टिव होते हैं। टीचिंग के 3 फेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में प्लानिंग की जाती है, गोल्स देखे जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करके फिर हम अपने लेक्चर की, लेसन की, टीचिंग की प्लानिंग करते हैं। सेकंड फेज़ में हम वो तमाम प्रैक्टिसेस, मेथडोलॉजी, स्टाइल्स वो हम यूज़ करते हैं अपने उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट फेज़ में, प्री एक्टिव फेज़ में। एंड लास्ट फेज़ होता है पोस्ट एक्टिव फेज़। इसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं और फीडबैक देते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीचिंग स्टाइल कितनी तरह के होते हैं, या बेसिक टीचिंग स्टाइल्स जो हैं वो कितनी तरह के हैं, या टीचिंग स्टाइल कितनी तरह के हैं। एक और क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है कि टीचर के टीचिंग मोड्स कितनी तरह के होते हैं। जी, कौन बताएगा? जी, थ्री। कौन कौन से?
टीचर सेंट्रल, लर्नर सेंटर्ड एंड सेंट्रल, A teacher as a formal authority, teacher as a अथॉरिटेटिव, demonstrator, डेमोक्रेटिव वन और बाई teacher as a वन facilitator, delegator, वन and बाई वन प्लीज, collaborator. वन बाई वन बात किया करें ताकि आपकी बात मुझे भी समझ आए और बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए इसका। टीचिंग स्टाइल के 5 बेसिक टीचिंग स्टाइल या 5 बेसिक टीचिंग मोड्स होते हैं किसी भी टीचर के। कौन बताएगा? चले मैंने आपको क्लू दे दिया है जी। जी बताएं। टीचर एज फॉर्मल अथॉरिटी यस और इसकी उसमें लेक्चर मेथड हाँ यूज, यस एग्जांपल साथ देते जाएं, ठीक है। सेकंड वन उसमें लेक्चर मेथड है, और डेमोन्स्ट्रेटर है जो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होगा, और टीचर एज फैसिलिटेटर यस जो है उसमें एक्टिविटी बेस्ड हम करवाते हैं टीचिंग, और कोलैबोरेटर में डिस्कशन मेथड यूज होगा, और डेलीगेटर में सर प्रोजेक्ट मेथड। डेलीगेटर में प्रोजेक्ट मेथड यूज़ होगा। जी बिल्कुल सही जवाब है इनका। तो 5 हमारे बेसिक टीचिंग स्टाइल्स होती हैं। टीचर एज अ फॉर्मल अथॉरिटी, टीचर एज अ डेमोन्स्ट्रेटर, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एज अ डेलीगेटर एंड टीचर एज अ कोलैबोरेटर। तो इन 5 स्टाइल्स को आपने अच्छी तरह से देख लेना है, बुक में भी मौजूद है, नोट्स में भी मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट मेथड टीचिंग मेथड कौन सा है? सर लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के फीचर्स हफ्सा बता रही हैं, 3 से 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स। सर आपकी आवाज कम आ रही है। सर सर अगेन रिपीट करें काइंडली। सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, आवाज नहीं आ रही। सर लगता है बोल ही नहीं रहे हैं। शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास स्टार्ट हो गई है? नहीं अभी मैसेज कर रही ग्रुप में कि वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, मौसम कैसा है आप लोगों की तरफ? जी मेरी आवाज़ आ रही है? बादल। जी सर आ रही है अब। जी टीचिंग लेक्चर मेथड के फीचर्स हो गए, हफ्सा ने बता दिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नो सर। जी हफ्सा, नो सर। लेक्चर मेथड और ओल्डेस्ट मेथड है, इसके फीचर बताएं, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके हवाले से हैं। जी कंसंट्रेशन डेवलप करता है फिर, जी और सर कंसंट्रेशन क्लासेस के लिए, लार्ज क्लासेस के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं, टीचर इसमें फॉर्मल अथॉरिटी होता है, बच्चे की नीड इंटरेस्ट को उसकी जो है पोटेंशियल को, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को फोकस नहीं किया जाता। अच्छा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट ये है कि आप सिलेक्ट हो जाते हैं कॉलेज लेवल पे लेक्चरर, तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे या करेंगी? जी
कौन बताएगा इसका जवाब? लेक्चर मेथड, क्यों? मेथड क्योंकि क्यों? सर जी because apply for large classes हाँ, हम लार्ज और क्लासेस कम के लिए टाइम इसको में अप्लाई कर ज्यादा सकते हैं। यस, एक पॉइंट और ये हो गया। कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्या हम एजुकेशन के लिए क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ कर सकते हैं? yes sir discussion and question answer Yes, sir. method also क्या हम डायलॉग मेथड यूज़ कर सकते हैं? Yes, yes sir. sir क्या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड सर यूज़ कर टॉपिक पे सकते हैं? डिपेंड। कौन sometimes से method? according to एक situation मैथड या पे topic फोकस नहीं किया जाना चाहिए। क्लास के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एवी एड्स। यस अच्छा, यानी कि आपने बात करने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने जवाब में सिर्फ एक मेथड के ऊपर आपने नहीं रहना कि सिर्फ इस मेथड से ही मैं पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी। अब इसमें सिर्फ अगर हम जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जितने भी हैं मोस्टली हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन इन लेक्चर मेथड्स में भी कुछ लेक्चर मेथड्स के अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनमें हम बच्चों को एक्टिवली इंगेज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर मेथड है, जैसे डायलॉग मेथड है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड है या थीमेटिक लर्निंग है। थीमेटिक लर्निंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड बेसिकली दोनों सेम है। हम बच्चे को के माइंड में वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया पहले से उसको एक ऐसी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज़ का इशू है आप लोगों को, बाकी लोगों को आ रही है सर क्लियर। आ रही है? चलें, जिसको इशू है काइंडली रीजॉइन कर लें। अब आप एक मेथड सिर्फ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? आप का जवाब ये होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी आपकी। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच में ज़्यादातर फोकस आपका लेक्चर मेथड के ऊपर होगा। इसके साथ साथ आप डायलॉग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कॉलेज लेवल पे एजुकेशन को सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करेंगे, ये आपका जवाब होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने बता दिया कि आप लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगी या कोई भी मेथड आपने बता दिया, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप ये जो मेथड आप बता रहे हैं तो उसकी प्लानिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है? तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, कौन बताएगा? जी, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग? लेसन प्लान क्या होता है? प्लान ऑफ एक्शन, जी, प्लान ऑफ एक्शन। जी, इसके अलावा सर मैं बताऊं? जी बताएं। बताऊं इसका? सर मैं बताऊं? जी बताएं। लेसन प्लानिंग जी लेसन प्लानिंग में टीचर जो होता है ना, वो टॉपिक को डिटेल डिस्क्राइब करता है, उसने किस तरह से कैसे और कहाँ डिलीवर करना है अपने टॉपिक को। मतलब कि वो डेली लेसन प्लान करेगा। जी सर मैं बट है ना, हाउ टू डिलीवर अ लेसन या टॉपिक। ठीक है जी, तो कौन जो बताना डेली चाह रही लेसन हैं? प्लान होता है। जी, हफ्सा के अलावा कौन बताना चाह रही हैं? जी बताएं। सर मैं जी The lesson plan is a plan of action. It is a detailed description of what, when, and how to deliver a topic or a lesson. Basically, lesson plan is prepared by a teacher. यस, लेसन प्लान के कितने स्टेप्स होते हैं, कौन बताएगा? सर कोशिश करें पार्टिसिपेट 5 करने स्टेप्स की। होते हैं। जी, 5 स्टेप्स। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। सर बेसिकली लेसन प्लान के फिक्स स्टेप्स नहीं है, इसके जो है वो इसके स्टेप्स जो है ना, अगर हम देखें तो चेंज हो गए हैं। स्टेप्स चेंज होते रहते हैं, उन्होंने लेकिन हर अगर हम बताए हैं। जी सर इसके जी यस सर, अगर स्टेप्स लेसन प्लान्स के चेंज हो गए हैं, अगर आप फिक्स बताएं तब हम बता सकते हैं कि हर्बर्ट की ये इतने 5 है, लेकिन अदरवाइज तो इसके स्टेप्स चेंज हैं। जी बिल्कुल, हर एक की अप्रोच डिफरेंट है। आप अगर बात करें हम कायद-ए-आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की, कायद पंजाब की, तो किसी को पता है उसके कितने स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के, कायद पंजाब के? सर 5।
जी कौन कौन से? जी जी कौन कौन से हैं? सर पहले तो फर्स्ट स्टेप पे हमने एसएलओस बताने होते हैं कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फिर हमने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है, जी उसके बाद फिर मेन प्रेजेंटेशन होती है और एंड पे फिर क्वेश्चन आंसर होता है और फिर होमवर्क होता है कि उस जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसके बारे में बच्चों ने क्या सीखा है, असेसमेंट। सही है। किसी और को सर इसके एग्जैक्ट? आंसर जी मैं दूं जी जी कायद का? जी जी यस सर, मैं बताती हूँ। जी तो बताएं। इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो वार्म अप एक्टिविटी, सेकंड इज प्रीवियस नॉलेज, यस थर्ड इज इंट्रोडक्शन, यस फोर्थ इज प्रेजेंटेशन, यस थर्ड प्रेजेंटेशन के बाद देन इज एक्टिविटी, इंडिविजुअल सिक्स एक्टिविटी। इज असेसमेंट। हाँ जी, एक्टिविटीज कंसीडर इन बोथ group जी and individual. Sixth step is assessment, and seventh step is feedback, and feedback is feedback के बाद जो eighth step को हम भी consider कर सकते हैं, that is a homework. नहीं, फीडबैक और होमवर्क ये लास्ट स्टेप है इकट्ठा ही रिपीट करें। बाकी लोग इसको नोट कर लें, अगेन रिपीट कर दें। ये कायद पंजाब के जो स्टेप्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट टाइम आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्कूल लेवल पे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी को फोकस कर रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अलावा भी Yes. पूरे पाकिस्तान में 43 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कायद जो है वो बने हुए हैं कायद पंजाब के अंडर। तो ये इन सब की टीचर ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल इदारा है कायद पंजाब। ये 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा इसके जो स्टेप्स हैं काइंडली ये आप रिपीट कर दें। ये आप लाजमी अपने माइंड में ये बात भी रखें कि स्कूल लेवल पे जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कायद पंजाब की है, जबकि हायर लेवल पे हायर एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है टीचर ट्रेनिंग का। जी जी किन्जा रिपीट करें। कायद पंजाब जी इसके लेसन प्लानिंग के जो कायद पंजाब ने अपने इंट्रोड्यूस करवाए थे वो फर्स्ट था वार्म अप एक्टिविटी। वार्म अप एक्टिविटी कहते हैं कि जब भी आप कोई लेसन स्टार्ट करते हैं आप स्टूडेंट को वार्म अप करते हैं, जस्ट लाइक आप सिट स्टैंड करवा दें। आप उनसे जो है वो कोई भी वार्म अप एक्टिविटी, फर्स्ट जो बेस्ट एग्जांपल है वो सिट स्टैंड। सेकंड इज प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज इसका मतलब इज नाउन आपने पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप कोई प्रीवियस नॉलेज उनका चेक करना चाहें कि आप अपने स्कूल का नेम बताएं, अपने फादर का नेम बताएं, तो दिस इज इंक्लूड इन प्रीवियस नॉलेज। थर्ड स्टेप है इंट्रोडक्शन। आपने नाउन पढ़ाया, देन आप उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे नाउन है क्या चीज, वो ड्राइव क्या हुआ है, इंग्लिश में इसको नाउन को क्या कहते हैं, उर्दू में से क्या कहते हैं, डेट इज इंट्रोडक्शन। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप पूरा लेक्चर मेथड कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड में आप कोई भी प्रेजेंटेशन में कुछ भी आप मेथड को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज अ फोर्थ स्टेप। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये 20 मिनट्स की होती है। मुझे इस वक्त टाइम याद नहीं है, मैं वरना मुझे आपको टाइम भी ड्यूरेशन बता देती। वो अकॉर्डिंग टू पीरियड होता है। अच्छा, फिफ्थ स्टेप्स प्रेजेंटेशन के बाद आपके पास आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपकी ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, आप सेपरेट इंडिविजुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है टॉपिक पे और डिपेंड करता है टीचर पे प्लस टाइम पे। सिक्स्थ स्टेप हमारे पास आता है एक्टिविटी के बाद, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट में आप जो है वो स्टूडेंट को असेस कर रहे हो, तो ड्यूरिंग लेक्चर आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो उनके साथ, या आप उनसे क्विज कंपटीशन ले रहे हो, एमसीक्यूज ले रहे हो, या जिक्सा के थ्रू आप कुछ करवा रहे हो, या बोर्ड प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो वो असेसमेंट में आ जाता है। सेवन स्टेप जो है वो फीडबैक है। आप फीडबैक कैसे ले रहे हैं स्टूडेंट से, फीडबैक के अंदर ही आप इसे होमवर्क भी कहते हैं। तो ये जो है ना वो 7 स्टेप जो है वो कायद के जो है वो अपडेटेड जो है वो स्टेप्स है लेसन प्लान सो के। मच। इसी तरह अगर हम बात करें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की। सर जी सर मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी लेसन प्लान में। जी ज़रूर। मैंने ग्रुप के अंदर ना एक टेम्पलेट शेयर किया था। आजकल टीचर गाइड पे ही थोड़ा मेरा काम चल रहा था, तो जो अभी रिसेंटली वो ये जो एसएमसी के हवाले से टीचर गाइड्स बनाई जा रही हैं उसमें एज अ डेवलपर मैं काम कर रही थी।
तो जो फॉर्मेट उन्होंने हमें दिया था लेसन प्लान बनाने के वाले से, वो मैंने ना ग्रुप में शेयर कर दिया है। उसमें यही था मतलब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमें दिया गया था कि लेसन प्लान में एसएलओ, उसके बाद मटेरियल और टीचर के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा लें, वार्म अप एक्टिविटी करवा लें, माइंड मैपिंग करवा लें, उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में मिनिमम 2 होनी चाहिए आपकी, चाहे ग्रुप करवा लें या इंडिविजुअल करवा लें। फिर कंक्लूजन था और उसके बाद असेसमेंट और देन उसके बाद फॉलो अप था। जी तो उस ये फॉर्मेट पे हमने लेसन प्लान्स डेवलप करवाए हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको लेसन प्लान के फॉर्मेट डिफरेंट मिलेंगे। ये जो आपने शेयर जी किया है बिल्कुल। जिसमें सबसे पहले एसएलओ है, फिर मटेरियल और रिसोर्सेज हैं, फिर इंफॉर्मेशन फॉर टीचर है, देन इंट्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, कंक्लूजन है, असेसमेंट और फॉलो अप है। तो ये भी स्टेप्स देखे जा सकते हैं। ग्रुप में ये शेयर हो चुका है, मैं भी अगेन शेयर कर देता हूँ इसको। तो ये भी आप देख सकते हैं इसको भी आप, यानी कोई एक फॉर्मेट आप याद कर लें, उसके स्टेप्स याद कर लें। हर्बर्ट का तो आपको ऑब्वियसली याद है ही सही। तो कायद का जो फॉर्मेट किन्जा ने शेयर किया है या यहाँ पे अभी जो सिद्रा सदफ़ ने शेयर किया, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट और इसके कंप्लीट स्टेप्स आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वार्म अप। ठीक है, आप जो है वो वार्म अप क्या चीज़ है, फॉलो अप क्या होता है, फीडबैक किसे कहते हैं। तो आपको ये सारे स्टेप्स के नाम भी पता हो और आपको ये भी पता हो कि इससे क्या मुराद है। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप टीचर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स की है, तो क्या आप अपनी टीचिंग से पहले अपने लेसन प्लानिंग करते हैं? अच्छा करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं? ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं। फॉर्मेट दोबारा ये मैंने स्टूडेंट्स को शेयर कर दिया ग्रुप में, यहाँ से आप कॉपी करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके स्टेप्स लिख सकते हैं। टीचर गाइड्स में वाकई बिल्कुल इनकी बात सही है कि ये फॉर्मेट मैंने किसी और जगह पे भी देखा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं 5 ईज़ ऑफ लेसन की। लेसन प्लानिंग के या लेसन के टीचिंग लर्निंग के 5 ईज़ होते हैं, 5 ईज़। वो कौन से हैं, कौन बताएगा? 5 ईज़ ऑफ लेसन। जी, कौन बताना चाह रही हैं? नहीं, हफ्सा के अलावा कोई बताए जी। सर मैं बताऊं प्लीज? जी बताएं, आप बताएं। सर फर्स्ट है इंगेज, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड एक्सप्लेन एंड फोर्थ इलेबोरेट एंड फिफ्थ है इवेल्युएट। अच्छा, इन स्टेप्स से क्या मुराद है? सबसे पहले इंगेज है, इंगेज में क्या चीज़ें आती, कौन बताएगा? चलें आप ही बता दें मिसबा। 5 ईज़ ऑफ लेसन में पहला स्टेप होता है, पहला ई है इंगेज। इंगेज में क्या चीज़ें आती हैं? सर इसमें इंटरेस्ट आ जाएगी स्टूडेंट्स की, ये वो इनकी किसी चीज को भी लर्न करने में जितनी भी इंटरेस्ट। इसमें 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आप बच्चे का प्रीवियस नॉलेज असेस करेंगे एंड सेकेंडली आप उस बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, इसमें ये 2 चीज़ें आएंगी। ये पहला स्टेप हो गया इंगेज। उसके बाद अगला कौन सा है? सेकंड स्टेप एक्सप्लोर सर। एक्सप्लोर। एक्सप्लोर से क्या मुराद है? सर उसकी डिफिकल्टीज को चेक करना, बच्चे की डिफिकल्टी चेक करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ को, कोई लर्निंग डिफिकल्टीज तो नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं इस यस सर जी। और यस सर यस सर और सर थर्ड है एक्सप्लेन। जी, एक्सप्लेन में क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन जैसे होती है, यानी आप एक्सप्लोर में आप ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव आपने कैसे करने हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आप असेस करेंगे। और थर्ड स्टेप में आप एक्सप्लेन करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन है, आप अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं जी। फोर्थ यस वन। सर और इलेबोरेट भी सर वही हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, उसको क्लैरिफाई करेंगे। अपनी प्रेजेंटेशन को एग्जांपल्स के साथ, विजुअल्स के साथ, क्लैरिफाई करेंगे एनालॉजी या सिमिलैरिटीज़ के साथ, अदर सिचुएशन के साथ आप क्या करेंगे? लिंक करेंगे। और लास्ट वन क्या है? इसमें कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे सर, इवैल्यूएट कर देंगे, इवैल्यूएशन हो करेंगे। आप जो है इवैल्यूएट करेंगे, बच्चे की असेसमेंट करेंगे कि आप बच्चे ने गेन कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और इसके साथ साथ आप उस बच्चे को फीडबैक देंगे। ठीक है,
तो ये 5 स्टेप्स होते हैं या 5 ईज होते हैं लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 4 पीज ऑफ टीचिंग। जी कौन बताएगा? 4 पीज ऑफ टीचिंग। जी फिर मैं बता प्रिपरेशन जी बताएं। प्रेजेंटेशन प्रोडक्शन नहीं ऐसे नहीं ना, मैं सिर्फ प्लानिंग जी पीस है सिर्फ प्लानिंग 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 हम्म प्रेजेंटेशन सही है। प्रैक्टिस और एंड पे आता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन अच्छा प्रोडक्शन प्रिपरेशन पी से प्रिपरेशन है, देन प्रेजेंटेशन है और देन जो है प्रैक्टिस है और प्रोडक्शन है। और अगर आपसे पूछा जाए 3 पीज ऑफ टीचिंग तो फिर कौन से होंगे? प्रिपरेशन को हटा देंगे बाकी सारा आ जाएगा। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस प्रोडक्शन। अच्छा ये जो 4 स्टेप्स हैं मैं तो फर्स्ट वाला नहीं था जी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, ये फर्स्ट वाला बुक में मिस्टेक थी। आपने प्रिपरेशन देखना है लाजमी, ठीक है। प्रिपरेशन किसी भी लेसन के लिए हम प्रिपरेशन लाजमी करते हैं। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस, ये 3 जो है वो 3 पीज़ की अगर आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि व्हाट आर द 3 पीज़ ऑफ 4 पीज़ एंड 3 पीज़ ऑफ लेसन। तो 3 पीज़ जो है ये होते हैं प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना और टीचिंग की या लेसन की प्लानिंग करना, ठीक है। देन है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमारी जो टीचिंग और लर्निंग होती है ये प्रेजेंटेशन में आती है। देन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, बच्चे को सिचुएशन देते हैं ड्रिल करने की, जो चीज़ हमने उसको सिखाई है वो उसको क्या करे, प्रैक्टिस कर सके और रिहर्सल उसका कर सके। एंड लास्ट वन है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहते हैं कि बच्चा उससे न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सके। अब उस कॉन्सेप्ट से, उस टीचिंग से बच्चे के जो बिहेवियर में तब्दीली है वो आ सके, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, जो स्कीमा उसके माइंड के अंदर है तो वो चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो ये 4 जो है वो पीज़ होते हैं। अच्छा व्हाट आर द 3 टीज़ ऑफ सर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी किन दोनों में? सर 4 पीस और 3 पीस में मतलब कुछ बुक्स में आपको 4 पीस मिलेंगे कि जो पीस से मुराद ये है कि 3 प्रैक्टिसेस कौन सी हैं इसकी टीचिंग की। तो अगर 4 पीस पूछे जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये 4 प्रैक्टिसेस आती हैं, और अगर 3 पीस पूछे जाएं तो फिर आप ये 3 बताएंगे, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 T's ऑफ टीचिंग। TTT ऑफ टीचिंग, व्हाट इज मीन बाय TTT ऑफ टीचिंग? टीचर टॉक टाइम। टीचर टॉक टाइम। अच्छा व्हाट इज STT इन टीचिंग? स्टूडेंट टॉक टाइम। यस। अच्छा अब टाइम की बात हो रही है लेसन प्लानिंग में, तो 2 तरह के टाइम होते हैं, एक होता है एलोकेटेड टाइम और एक होता है इंगेज टाइम या टीचिंग लर्निंग टाइम या एक्टिविटी टाइम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलोकेटेड टाइम एंड इंगेज टाइम? जी कौन बताएगा? सर एलोकेटेड टाइम में वो मतलब जो पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं वो भी शामिल होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन, असेसमेंट, जबकि दूसरा जो होता है उसमें वो जस्ट जो पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग और लर्निंग हो रही होती है। कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बता जितनी देर सकता का है? लेक्चर होता है जी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकता है प्लीज़? एलोकेटेड टाइम कितनी देर का, 40 मिनट्स का लेक्चर है और उसमें हम पढ़ाते कितना टाइम है, एज टाइम। यानी टोटल टाइम जो हमने स्केड्यूल किया है किसी भी टीचिंग के लिए, लेसन की प्रेजेंटेशन के लिए, टोटल टाइम जो हमारा है 40 मिनट्स का है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा एलोकेटेड टाइम है। अब इस एलोकेटेड टाइम में हमने टीचर जाता है, उसने अटेंडेंस लगाई, उसने बच्चों का लास्ट डे का होमवर्क चेक किया, इस तरह की एक्टिविटीज़, कोई और उसने जो है वो वार्म अप कराई कोई एक्टिविटी। तो अब ये वार्म अप एक्टिविटीज़ के बारे में अगर सवाल आ जाए तो कितनी तरह की, आप 1 2 3 या आपसे पूछा जा सकता है, 1 बताएं, 2 या 3 कोई वार्म अप एक्टिविटीज़ बताएं। तो कोई बता सकता है वार्म अप एक्टिविटीज़ सिट स्टैंड के अलावा? जी
कोई बताना चाहे? बच्चे से, अपने साथ वाले बच्चे से उसका नाम पूछना, अपना नाम कोई उसको बताना, एक्टिविटी करवाते हैं ये भी एक वार्म अप एक्टिविटी है। सर। बॉल थ्रोइंग, ये भी एक वार्म सर अप एक एक्टिविटी है। टॉपिक के बारे में पूछना। क्लैपिंग, ये भी एक वार्म अप एक्टिविटी है। यानी बच्चे को आप सर वो प्रिपेयर करें। स्नैपिंग और रबिंग हैंड, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह की स्नैपिंग एंड रबिंग हैंड। यस, ये भी हो सकती है वार्म अप एक्टिविटी। यानी वो तमाम तरह एक्टिविटीज़, बच्चा आप देखें सुबह से स्कूल आया हुआ है, 3-4 पीरियड या क्लासेस लेक्चर उसने पढ़े हैं, अब वो थोड़ा सा बोर हो चुका हुआ है, फिज़िकली वो थक चुका है, तो अब आप उसको फ्रेश करते हैं। फ्रेश करने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ उसे इस तरह की कराते हैं उनको हम वार्म अप एक्टिविटीज़ कहते हैं। चलें जी, ये हो गया एलोकेटेड टाइम और इंगेज टाइम भी हो गया। अब मुझे बताएं कि क्लासरूम में जो STT ज़्यादा होना चाहिए या TTT ज़्यादा होना चाहिए या दोनों बराबर होना चाहिए? यानी टीचर STT ज़्यादा जी इक्वल होने चाहिए। सर बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। यानी तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इस अप्रोच को दोनों क्या का कहेंगे जिसमें मतलब टीचर कि और स्टूडेंट इक्वल दोनों। एट अ टाइम दोनों जो है वो क्वेश्चन आंसर सर। क्वेश्चन आंसर जी, क्वेश्चन आंसर सेशन में वो हो सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक एग्जैक्ट टर्म कोलैबोरेशन। है, कोलैबोरेशन। यस, कोलैबोरेशन जो है इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एट अ टाइम क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। और बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस कौन सी होती है? जिसमें टीचर ज़्यादा बोल रहा हो, जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा बोल रहा हो, या जिसमें दोनों एट अ टाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, कौन सी होगी आपके नज़दीक बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस? जी, थर्ड वन। कौन सी? जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। जी, हमारी बात स्टार्ट हुई थी लेक्चर मेथड से, हम वहीं पे दोबारा आते हैं। तो लेक्चर मेथड जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है। ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था सोक्रेटिस ने, सुकरात ने। और स्टोरी टेलिंग मेथड एक है, ये भी पुराना मेथड है। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? स्टोरी टेलिंग मेथड सुकरात ने इंट्रोड्यूस करवाया था मेरा ख्याल। जी, कोई और बता सकता है इसका एग्जैक्ट जवाब? सोक्रेटिस ने क्वेश्चन आंसर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। हेरोडोटस एक सोक्रेटिस ने क्वेश्चन आंसर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये जो मेथड है लेक्चर मेथड ये यूज़ किया था। और जो अरे हैं प्लेटो ने स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किया था। प्लेटो ने स्टोरी टेलिंग, मेरे इल्म के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने जो है ये स्टोरी टेलिंग, ये भी सेकंड ओल्डेस्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। अच्छा, अब कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो टीचर सेंटर्ड हैं। आप मुझे उन मेथड्स के नाम बता सकते हैं कि कौन से टीचिंग मेथड टीचर सेंटर्ड होते हैं? जी प्लीज़। सर एक तो लेक्चर मेथड होगा ना। ये तो यूनिवर्सल मेथड है, हर एक को पता है। इसके अलावा सर स्टोरी टेलिंग प्लेटो का। जी सर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो कोई बताएगा? डेमोन्स्ट्रेशन टीचर मेथड सेंटर समटाइम्स रेसिटेशन सेंटर होता है। के बाद जी, इसके अलावा जी बताएं। डिस्कशन मेथड। डिस्कशन सबसे मेथड पहले जी, डिस्कशन मेथड बुलाता है कि इस तरह से आप स्टूडेंट सेंटर्ड है। स्टूडेंट सेंटर्ड है डिस्कशन मेथड भी, क्योंकि इसमें बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में। अच्छा, इसके अलावा बताएं जी, लेक्चर मेथड के अलावा कोई और एक दो मेथड बता दें जल्दी से। टीचर सेंटर्ड सर डायलेक्टिक मेथड, डिडक्टिव इंक्वायरी मेथड, सिमुलेशन मेथड, ये भी स्टूडेंट। अच्छा, इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये तो मतलब ये है कि समझ लें कि सीधा सीधा इंटरव्यू लेने वाले को जो है वो गोली मारने वाली बात है। उसे ये कहना है कि इंक्वायरी मेथड जो है ये टीचर सेंटर्ड है। तो अच्छा, रेसिटेशन मेथड के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है? जी सर टीचर सेंटर्ड है। अच्छा, डिडक्टिव स्टूडेंट सेंटर्ड है। सर डिडक्टिव टीचर सेंटर्ड। डिडक्टिव भी टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितने बाकी मेथड्स हैं ये सारे के सारे जो है वो टीचर सेंटर्ड नहीं होते, स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। अच्छा, माइक्रो टीचिंग जो है इसके बारे में कोई बता सकता है कि ये टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है?
सर टीचर माइक्रो टीचर जो है माइक्रो टीचिंग ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, तो ये टीचर सेंटर्ड होगी। जी, क्यों होगी टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड? सेंटर है। क्यों होगी टीचर सेंटर्ड? सर टीचर इसमें मतलब कि उसको स्किल्स वो What is the डेवलप difference की जाती between हैं teacher उसको। centered techniques and student centered techniques? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। जी, कौन बताएगा? जी सर इसमें सर जो है जिसमें सारा कंट्रोल क्लास में टीचर जो है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, और स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा होता है, उसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं और टीचर पैसिव होता है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हफ्सा की तरफ से। और कोई किसी मेल की तरफ से आतिफ साहब की तरफ से आ रही थी इनपुट। जी आतिफ साहब दोबारा बताएं। सर टीचर सेंटर मेथड में टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। ये हो गया, इसके और अलावा स्टूडेंट सेंटर मेथड ये हो गया ऑलरेडी। इसके अलावा बताएं। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर अथॉरिटी होता है। अच्छा, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड में बेसिक डिफरेंस एक पॉइंट हो गया कि टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। यूनिवर्सल पॉइंट है, ये हर एक को पता है। इसके अलावा बताएं। और ना सर टीचर सेंटर्ड ऑटोक्रेटिक में है। टीचर जो है ना वो टीचर फॉर्मल सेंटर्ड अथॉरिटी की मेथड तरह वर्क ऑटोक्रेटिक करता है। मेथड है। टीचर सेंटर्ड ऑटोक्रेटिक होता है। देखिए वो मेथड बताएं सर जिसमें फॉर्मल दोनों का डिफरेंस हो, मेथड दोनों को सर डिफरेंशिएट। ऑटोक्रेटिक मेथड है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक हो गया वो भी एक यूनिवर्सल बात है। अच्छा वो मेथड चले मैं इनका बेसिक और डिफरेंस इसके अलावा बताता हूँ। रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है, रोट जबकि लर्निंग पे स्टूडेंट फोकस सेंटर में किया जाता कॉन्सेप्ट लर्निंग पे। यस, ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट आ गया। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि बच्चा क्या चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है। ठीक है, बच्चा फोकस होता है जिस मेथड में, वो हमारा मेथड टीचर सेंटर्ड नहीं होता, वो लर्नर सेंटर्ड होता है। और हर वो मेथड जिसमें टीचर जो है वो सेंटर होता है, यानी टीचर ऑल इन ऑल होता है कि उसने जो डिलीवर करना चाहता है वो करता है। वो ये नहीं देखता कि बच्चा ये पढ़ना चाहता है, क्या ये बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग है, क्या इस टाइम में ये चीज़ इतनी कवर करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल वो नहीं रखता। तो ये क्या कौन सा मेथड होता है? टीचर सेंटर्ड। जबकि लर्नर सेंटर्ड में बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, पोटेंशियल्स, इन सारी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। ये सेकेंडरी पॉइंट्स हैं बाकी कि लर्नर में जो है वो बच्चा एक्टिव होता है, टीचर पैसिव होता है, उसमें जो है वो रोट मेमोराइजेशन होती है टीचर सेंटर्ड में, जबकि लर्नर सेंटर्ड में कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, बच्चा खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। ये बिल्कुल अच्छे और वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है। अब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये बताना है कि माइक्रो टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड है। जी लर्नर सेंटर। कैसे? लर्नर सेंटर कैसे? सर उसमें सर उसमें वो जो बच्चे की नीड्स को फोकस किया जाता है। बच्चे की नीड को कैसे फोकस किया जाता है? उसमें बच्चे से पूछा जाता है कि आपको ये स्किल मैंने सिखानी है, आप सीखना सर ये चाहते हैं? टीचर टीचर सेंटर है, टीचर सेंटर्ड है। ये टीचर सेंटर है माइक्रो को इम्प्रूव करते हैं। टीचर अपना स्किल पॉलिश कर रहे हैं। आप जो सब एक साथ बोलेंगे तो सुनने वालों को समझ नहीं आएगी। जी सईदा फातिमा आप बताएं। जी प्लीज। जी सर माइक्रो टीचिंग है ये इसमें टीचर ही एक स्किल को बार बार वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ तक कि उनकी स्किल ज्यादा बेटर हो जाए। तो ये फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है। क्या आप माइक्रो टीचिंग को कॉलेज लेवल पर या स्कूल लेवल पर अप्लाई कर सकती हैं अपनी क्लासरूम में? जी सर हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्लासरूम आप नहीं कर सकते सर, अगर ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। आप इसको सर मैं इसका आंसर सर मैं इसका आंसर बताऊं? जी बताएं। सर ये जो माइक्रो टीचिंग है बेसिकली ये स्किल पॉलिश टेक्निक है। ये इंडक्शन ट्रेनिंग अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इन्होंने अगर टीचर्स ने लिया इंडक्शन ट्रेनिंग तो
जी जी सही। ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती है टीचर्स की बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल और एनी इंस्टीट्यूट, तो इंडक्शन ट्रेनिंग में टीचर्स को स्किल सिखाए जाते हैं। जी तो ये वहां पर एक इंडक्शन ट्रेनिंग्स में टीचर्स माइक्रो टीचिंग को यूज कर रहे होते हैं अपने स्किल पॉलिश करने के देखिए लिए, या बिल्कुल स्किल आपका जवाब एनहेंसमेंट बिल्कुल हो रही होती है। दुरुस्त है, लेकिन क्लासरूम सिर्फ में और अदर एरियाज में इसका कोई कंसर्न नहीं है। यस इसको हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, क्लासरूम की अप्रोच इसकी नहीं है, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। और किन्जा ने जो इनपुट दी है कि इसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, देखें हम सिर्फ इंडक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम बारिश में ट्रेनिंग आना है। जी जी ट्रेनिंग 3 तरह की होती है। एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं कि प्री सर्विस ट्रेनिंग, सर्विस ज्वाइन करने से पहले की जो ट्रेनिंग होती है। फिर एक होती है ऑन द जॉब या इन सर्विस ट्रेनिंग। ऑन द जॉब या इन सर्विस ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग हो, जैसे अब ये एसएनसी की ट्रेनिंग है, जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अब उनकी इसको रिफ़्रेशर कोर्सेज भी कहा जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग या रिफ़्रेशर ट्रेनिंग, ये भी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, इसमें भी माइक्रो टीचिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो आवाज़ आपकी किन्जा अपना माइक बंद कर दें। अच्छा, तीसरी तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है पीएलटी ट्रेनिंग, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग। कुछ टीचर्स को प्रमोशन जब दी जाती है तो उनको भी अगेन ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इन 3 डिफरेंट भाई अपना सिचुएशन वाईफाई देना है, काम नहीं कर रहा है इनका। अल्लाह की बंदी, आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा, इधर सबके कान काम कर रहे हैं। अपना माइक म्यूट कर दें किन्जा। अच्छा, तो ये जो माइक्रो टीचिंग की हम बात कर रहे थे कि इसका क्लासरूम टीचिंग के साथ कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये टीचर की ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होती है मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग भी बेसिकली लेक्चर मेथड का दूसरा नाम है। तो रेसिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, डिडक्टिव मेथड और जो है ये मैक्रो टीचिंग, ये बेसिकली हमारे कौन से मेथड्स हैं, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोचेज़ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथडोलॉजीज़ की, तो बाकी जितने भी मेथड्स हैं ये सारे के सारे टीचर सेंटर्ड नहीं हैं बल्कि स्टूडेंट सेंटर्ड हैं। और एक मेथड ऐसा है जो एट अ टाइम टीचर सेंटर्ड भी है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, अकेला मेथड, वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन में टीचर पहले स्ट्रिक्टली क्लास का डिसिप्लिन कंट्रोल करता है, एक टॉपिक उनको एक्सपोज करता है, शो करता है, किसी भी प्रोसेस को उनको खुद करके दिखाता है, बच्चे पैसिवली देखते हैं, सुनते हैं, देन बच्चे परफॉर्म करते हैं और टीचर उनको ऑब्जर्व करता है। तो फर्स्ट फेज़ में ये टीचर सेंटर्ड, सेकंड फेज़ में ये लर्नर सेंटर्ड होता है। अच्छा, इसके अलावा बाकी सर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी जी मैं सर सुधा से बात कर रही हूँ, सर जी जी ट्रेनिंग टाइप की सर आप बता दें। उनकी बात उनकी सुन लो ना, मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। जी सिबगा। जी सर। सर हम लोगों ने जो माइक्रो टीचिंग की ट्रेनिंग दी और इस पर हमारी वीडियो भी रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल अपोजिट है इससे जो आप बता रहे हैं। उसमें माइक्रो टीचिंग आप किसी भी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या? तो उसमें हम माइक्रो टीचिंग किसी भी लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी। देखिए, स्कूल कॉलेज लेवल पे हम उनके टीचर की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं नेट पे भी बिल्कुल वैसा है, बाकी बुक्स भी मैंने रेड किया। लेकिन जब हम आपने भी बात की ना कि एसएमसी में माइक्रो टीचिंग वगैरह या टीचर ट्रेनिंग या पीएलटी जो प्रमोशन लिंक की ट्रेनिंग्स हैं, इनके बारे में कि ये जो सब हैं ये इसमें आप माइक्रो टीचिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने स्टडी किया और जो हमने अपने ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी है, उस पर माइक्रो टीचिंग ये है कि आपने प्रिसाइज करना है अपने एसएलओस को, और आपका टाइम जो लिमिटेड है, और उसमें आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एसएलओस प्रिसाइज फॉर्म में बच्चों को देना है, उन्हें पढ़ा देना। ठीक है, हमारे चलें, शायद आपको किसी लेवल पे बताया गया होगा, मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मैंने जो पढ़ा समझा है नहीं सर, मैं सर मेरा मतलब आपको मतलब इसलिए नहीं है कि ये है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ थोड़ा सा मुतजाद में अपनी बिल्कुल हाँ नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बेसिकली हमारे यहाँ जो लेटेस्ट पैराडाइम है, मॉडर्न पैराडाइम है,
वो मल्टी फेज़ है। ये शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ओल्ड पैराडाइम जो टीचिंग या लेसन की थी वो सिंगल पाथ थी, यानी एक चीज़ को आप फोकस करते थे, उसी को आप बार बार कराते थे जब तक वो बच्चा उस पर स्किलफुल नहीं हो जाता था। अब हमारी जो मॉडर्न टीचिंग की या लेसन की पैराडाइम है वो है मल्टी पाथ, जिसमें हम एट अ टाइम बच्चे को एक से ज़्यादा स्किल सिखा रहे होते हैं। आप देखें हमारे जब आप कोई लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव कोई एक सिंगल नहीं होता। आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक ही टॉपिक के 4 से 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। और टीचर ये जो माइक्रो टीचिंग है ये कि स्किल से ओरिएंटेड है, यानी आपको स्किल सिखा रहे हैं। मसलन टीचर ने असेसमेंट कैसे करनी है, मसलन टीचर ने प्लानिंग कैसे करनी है, टीचर ने फीडबैक कैसे देना है, तो कोई एक स्किल आप सिखा रहे हैं। जबकि जो हमारी टीचिंग है इसमें हम लाजमी नहीं है कि हर हमारा टॉपिक उसमें कोई स्किल मौजूद हो। हम तो बच्चे को नॉलेज भी सिखा रहे हैं, हम बच्चे को वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं, हम उसको बिलीव्स भी सिखा रहे हैं, हम उसके एटीट्यूड को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली एक स्किल को फोकस करता है, इन सारी चीज़ों को फोकस नहीं करता। इसलिए इस पॉइंट्स की बेस पे मैं कह रहा था कि माइक्रो टीचिंग का स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक स्किल सिखा रहे हैं किसी प्रोफेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट की तो देन तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली माइक्रो टीचिंग का स्कूल या कॉलेज लेवल पे इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट के हवाले से नहीं होती। अजान हो जाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा। काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है हमारी, क्वेश्चन आंसर सेशन को दोबारा से हम रिज्यूम कर रहे हैं यहाँ से। डिस्कशन मेथड जी, डिस्कशन मेथड जो है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं जो कि आमतौर पर आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं? जी कौन बताएगा? जी प्लीज़। जी सर जी मैं अब सर बताती हूँ। डिस्कशन में ये कि सिंपोजियम होता है, डिबेट, सेमिनार। यस हाँ जी। और इसमें ये है कि सिंपोजियम में 3 या 3 से ज्यादा मेंबर होते हैं, वो किसी एक टॉपिक के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं। यस बिल्कुल। और जो पैनल है इसमें पैनल में 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा होता है। छोटा जो है वो एक्सपर्ट होता है, वो कोई चीज प्रेजेंट करता है, और जो ऑडियंस है वो उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। डिबेट जो है इसमें एक एस्पेक्ट होता है, उसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट क्वेश्चन के आंसर ऑडियंस देते हैं या ऑडियंस को दिए जाते हैं?
पैनल में आपने बताया कि ऑडियंस देते हैं जवाब। जी सर ये नहीं सर, जो ऑडियंस के सवालात के जवाबात, ठीक है ठीक है ठीक है। जी नेक्स्ट सर ये मुझे थोड़ी सी होगी। जी डिबेट पे आए अब। हाँ जी सर, फिर उसके बाद डिबेट है, फिर इसमें ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद सेमिनार है, इसमें किसी भी एक टॉपिक की बेसिक बयान की जाती है। जिस तरह आपने वो अपने लेक्चर में बताया था कि एमफिल लेवल पे हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो जी यही मैंने आपकी वीडियो जी सुनी थी, बिल्कुल, थैंक यू वही सो से मच मैंने और ये बिल्कुल किया। एग्जैक्ट जवाब है हाँ जी। आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस सेशन और फिश बाउल में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ये डिस्कशन स्ट्रेटजीज हैं दोनों, बस सेशन और फिश बाउल। जी बताएं। बस है, इसका मतलब है filtering the noise. It consists of dividing an audience into small group to discuss an issue and carry out a task. ये बेसिकली कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है बस सेशन। इसमें छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि ये जो ग्रुप है ये एक स्पेसिफिक टास्क की डेवलपमेंट कर सकें। और जो डिस्कशन फिश स्ट्रेटजी बाउल है, है, बस सेशन एक जी सर, डिस्कशन स्ट्रेटजी है। और जैसे आपने बताया बिल्कुल सही बताया। मैं थोड़ा सा, ताकि जो सुनने वाले बाकी हैं हमारे पैसिव स्टूडेंट उसमें क्या जो होता है कि टू सर इसमें सारी क्लास जी जी सर्कल होते हैं। एक होता है इनर सर्कल और दूसरा होता है आउटर सर्कल। जी जी जो इनर सर्कल होता है उसे हम मॉडरेटर मॉडरेटर भी कहते हैं, और जो आउटर सर्कल होता है उसे हम क्या कहते हैं कि वो पार्टिसिपेंट के तौर पर एक्ट करता है। और जो इनर सर्कल होता है वो बात करता है, जो भी टॉपिक होता है वो बताता है। जो आउटर सर्कल होता है वो उसमें जितने भी ऑडियंस होते हैं वो सुनते हैं उस बात को, उस टॉपिक को नोट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि उस टॉपिक के या स्किल्स को इवेल्युएट करते हैं। ये 60 से 90 मिनट इसका ड्यूरेशन होता है। थैंक यू सो मच। और बस इसमें सेशन जो और जी 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 ठीक है। जी सर, बस सर सेशन और काफ़ी फिश है। बाउल, जी बस सेशन और फिश बाउल ये भी डिस्कशन स्ट्रेटजीज हैं। ये दोनों लेटेस्ट टर्म है, मॉडर्न टर्म है, आपको ओल्ड बुक्स में इनके नाम शायद ना मिले। तो बस सेशन में एक टीचर कह देता है कि ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कि बारिश कैसे होती है, बारिश आने के असबाब क्या हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ये टॉपिक टीचर ने बच्चों को दे दिया। अब बच्चे क्या करते हैं कि आप सारे आपस में डिस्कस करें और फिर मुझे बताएं। अब सारी की सारी 40 या 50-45 की क्लास वो सारे के सारे डिस्कशन में एट अ टाइम लगे हुए हैं, इनफॉर्मली नॉन फॉर्मली, यानी कोई ग्रुप नहीं बने हुए उनके, जिसका जिसके साथ दिल करता है, फ्रंट डेस्क के साथ, साइड मेट के साथ, अपने बेंच फेलो के साथ, जिसके साथ जो बैठे बैठे दूसरे के साथ डिस्कशन में लगा हुआ है। तो ये बस सेशन होता है, यानी सारी क्लास एट अ टाइम डिस्कशन में जब बिज़ी होती है तो इसको हम बस सेशन कहते हैं। दूसरा होता है फ़िश बाउल। क्लास को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक छोटा सर्कल बना लें, छोटे सर्कल में आप 4 से 5 चेयर सेंटर में रखें, बाकी सारी क्लास जो है वो एक बड़े सर्कल में हो जाएगी। अब जो सेंट्रल सर्कल है, इनर सर्कल है, वो डिस्कस करेगा, बाहर वाले सुनेंगे, ठीक है। अब जो सेंटर वाले होंगे वो एक्सपर्ट होंगे। तो ये फ़िश बाउल है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसके एक्सपोनेंट कौन है, कौन बताएगा? जी मैं बता नहीं, आप ना बताएं। नहीं ऐसे नहीं, मैं जिससे पूछूं पहले पूछा करें कि मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जी रिले हुमा। एडगर डेल ने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसके कौन कौन से हैं? जी सर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोंस्ट्रेशन। जी जी सर लर्निंग बाय डूइंग था। नहीं, एडगर डेल के प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल है नो डाउट। जी कोई और? कोन ऑफ लर्निंग नहीं, कोन ऑफ लर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। I get clear only if known. ये सर एस्टैब्लिश था रैपो, जी जी पहला हाँ जी। एस्टैब्लिश रैपो, और सर वो तीसरा आप बता दें, वो तो मुझे भी समझ नहीं लगा सर। Establish repo, एक 1 by 1 फर्स्ट एक है बोला करें ना प्लीज। एस्टेब्लिश रेपो, सेकंड है अवॉइड द COI के क्लियर ओनली इफ नोन, और थर्ड है वॉच द की पॉइंट। जी किस पॉइंट की समझ नहीं लगी थी? रेपो में क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है टीचर स्टूडेंट्स का, और क्लियर ओनली इफ नोन का मतलब ये है कि टीचर जब भी क्लास में पढ़ाए तो वो मतलब कि इनिशियल पॉइंट से पढ़ाए, चाहे स्टूडेंट्स को पता भी हो टॉपिक है, लेकिन वो स्टार्ट से ही पढ़ाए, स्टार्ट से ही बच्चों को कंसेप्ट दे। बेसिक से पढ़ाए, यानी बेसिक वो ये ना समझे कि बच्चों को ये तो पता होगा, ये तो बहुत बेसिक
बुनियादी बातें जी। एंड थर्ड वन है वॉच फॉर द की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लाजमी अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के बताए, ठीक है। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं एडगर डेल ने दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को, परफॉर्मेंस दिखाता है टीचर प्रैक्टिकली, फिर बच्चे उसको करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोन ऑफ लर्निंग। कोन ऑफ लर्निंग से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन बाय कोन ऑफ लर्निंग, कौन बताएगा जी? जी व्हाट इज़ मीन बाय कोन ऑफ लर्निंग, कौन बताना चाहता है? जी फ़ाखरा। बड़े कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं क्लास में, लेकिन पैसिव हैं, क्या वजह है? पढ़ के नहीं आते या? सर कोन ऑफ लर्निंग जो है हिना ज़ारा, सर एक सेकंड अफसा, एक एक्सपीरियंस सेकंड, लर्निंग एक सेकंड अफसा, एक सेकंड जी। हिना ज़ारा जी, हिना ज़ारा जी सर। जी, व्हाट इज़ मीन बाय जी कोन जी ऑफ सर। लर्निंग? सर इसमें हम जो है कोन ऑफ लर्निंग दीदी के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और जो है वो नॉन टू अननोन जो है वो हम जाए ना, इसको कोन ऑफ तो लर्निंग कहते उसको हैं। उसने जो है सर नहीं चलें जी, मैं बताऊं? नहीं आपने नहीं बताना, सर आप सब्र करें, अभी मुझे जगाने दें इनको ना, ये सोई हुई कौम, सारे सो रहे हैं क्लास में, माइक लगा के बैठे हुए हैं, चुप करके मज़े ले रहे हैं क्लास के। फरजाना तबस्सुम, नहीं आप भी ना बताएं, आप भी ना बताएं, फरजाना तबस्सुम। सर कोन ऑफ जी जी सर, मैंने 2-3 दफा कोशिश की है, लेकिन वो फिर शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जाती। चलें फिर आपने कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप लोगों ने नहीं बोलना। चलें ये माशाल्लाह, वजह है आप बस, और भी वजह। बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हैं। अब मैं पूछा है तो बताएं, अब व्हाट इज़ कोन ऑफ लर्निंग? सर ये कोन ऑफ लर्निंग जो है ये एडगर डेल ने दिया 1916 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लर्नर्स हैं रिटेन मोर इंफॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू एज अपोज इज व्हाट इज हियर्ड, रीड और ऑब्जर्व। क्या मतलब है? सर ये जो चीज वो सुन रहे होते हैं बाय लेक्चर से या रीड कर रहे होते हैं, वो चीज ज्यादा टाइम रिटेन नहीं रहती, लेकिन जो चीज वो दूसरों को टीच कर रहे होते हैं वो 90% जो है उन्होंने बल्कि बाकायदा तौर पे परसेंटेज बताई है कि टीच अदर वो 90% होती है। और जब हम लेक्चर सिर्फ सुन रहे होते हैं, ऑडियो सिर्फ सुन रहे होते हैं, उससे जो स्टूडेंट का नॉलेज रिटेन होता है वो ओनली 5% होता है। अच्छा, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्शन लर्निंग? जी सर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लर्निंग बाय डूइंग है, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा जाता है और एक्शन लर्निंग भी कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, वो आप बता सकती हैं? दो डेफिनेशंस हैं, एक होती है कॉग्निटिव मेमोराइजिंग और दूसरी होती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इनमें डिफरेंस क्या है? सर मैं बता नहीं, फरजाना तबस्सुम ही बताएंगी, आता है या नहीं आता? जी नहीं आता तो सिंपली से सॉरी। चलें, अब कौन बताना चाह रहा है? मैंने कहा मेरे जी ठीक है, ठीक है जी। अब कौन बताना चाह रहा था, आप बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर वो लर्निंग जिसमें लर्नर जो है अपने वांट्स और नीड्स के लिए लर्न करता है, उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव मेमोराइजिंग या कॉग्निटिव लर्निंग? वो मतलब बच्चा इस वजह से याद कर रहा होता है कि टीचर ने उसको असाइन किया होता है काम। यस, बेसिक डिफरेंस है, बड़े सिंपल सी डेफिनेशन है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन बच्चा अपने शौक से पढ़ रहा है, अपनी मर्जी से पढ़ रहा है, वो चाहता है कि मैं कुछ पढूं, कुछ सीखूं। इट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और वो लर्निंग के उसको टीचर ने कह दिया कि ये आपका काम ज़िम्मे है, आपने करके देना है, तो आप खामोश होकर बैठे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपसे सुनूंगा। अब इसमें बच्चे का अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो टीचर की के डर या खौफ की वजह से जो चीज़ पढ़ रहा है, इसको कॉग्निटिव मेमोराइजिंग हम कहते हैं। तो डेल कोन ऑफ लर्निंग की हम बात कर रहे थे, यहाँ से बात उधर चली गई। तो कोन ऑफ लर्निंग जो एडगर डेल ने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि वो चीज़ जो बच्चा खुद करता है और वो चीज़ जो दूसरों से वो सुनता है, दूसरों को करते हुए देखता है या ऑब्ज़र्व करता है या पढ़ता है, तो उसके मुकाबले में उसकी जो मेमोरी में उसका स्टोरेज है वो बहुत थोड़े और लिमिटेड टाइम के लिए होता है। यानी बच्चा जो चीज़ अपने स्कीमा में स्टोर करता है
वो जो दूसरों को देख के करता है वो थोड़े टाइम के लिए होती है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है, और अगर वो खुद से करता है या इवन दूसरों को पढ़ाता है प्रैक्टिकली तो उसका जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर होता है। मसलन 5% उसने कहा कि लेक्चर मेथड से बच्चा सुन रहा है, ऑब्ज़र्व करे, तो वो डेल के मुताबिक सिर्फ 5% बच्चा सीखता है या अपने स्कीमा में उसको स्टोर करता है, जबकि टीचिंग से दूसरों को बताने या पढ़ाने से वो 90% अपने स्कीमा में किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। प्रोजेक्ट मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये दोनों मेथड किस सब्जेक्ट के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं? जी, कौन बताएगा? साइंस सर, मैं साइंस सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगी प्राइमरी लेवल पे? चौथी, पांचवी और तीसरी में साइंस आई थिंक होती है, नहीं होती, शायद नहीं होती, चौथी पांचवी में होती है। जी, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड? एक्टिविटी नहीं, मैं इन दो का एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी नहीं है साइंस में। प्रोजेक्ट मेथड। जी, मैं इन दोनों का नहीं सर, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, सुन ले, सवाल दोबारा सुन ले। किसी ने एक्टिविटी कहा है। एक्टिविटी ओवरऑल जो है वो अप्रोच है वो बिल्कुल है प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे। मेरा क्वेश्चन ये था, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पर आप टीचर हैं, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? जी, डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मेथड यूज करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है फाखरा, चले एक मिनट, चले हो गया, जवाब हो गया, दोनों जवाब आ गए, प्रोजेक्ट मेथड भी, डिमॉन्स्ट्रेशन भी। फाखरा ने बताया है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्यों यूज़ करेंगे आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, वजह बताएं। जी सर, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जब टीचर उसे पढ़ा रहा होता है वो उसे पहले करके बताता है, फिर वो उसको कहते हैं कि आपने इसको करना है। जबकि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बड़े बच्चों को दिया जाता है, जो दूसरे एविएट्स यूज करके, मल्टीमीडिया, जो दूसरे मुख्तलिफ सोर्सेज यूज करके वो खुद करके आ सकता है, इसलिए हायर लेवल पे प्रोजेक्ट मेथड यूज किया जाता है। यस, अच्छा, फॉर एग्जांपल अब जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसका मॉडल बनाना है, तो ये एक प्रोजेक्ट है। अब क्या हमारा बच्चा प्राइमरी लेवल का वो बना लेगा? उसके लिए मुश्किल है। सोलर मॉडल बनाना है बच्चे ने, ठीक है, अब सोलर मॉडल उसने बनाना है, तो क्या वो सोलर सिस्टम का मॉडल बना सकेगा? वो नहीं बना सकेगा क्योंकि बच्चे का वो लेवल नहीं है। इसलिए टीचर की हेल्प चाहिए होती है। टीचर बच्चों को बताता है प्राइमरी लेवल पे हम प्राइमरी लेवल पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। और जी, साइंस सब्जेक्ट के लिए वैसे दोनों यूज़ किए जाते हैं। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड मेथड ओवरऑल जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्राइमरी लेवल पे कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, याद रखिएगा मेरा जवाब ये होगा, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर, हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच आपने कहनी है। उसके बाद है डिस्कवरी लर्निंग मेथड। डिस्कवरी लर्निंग मेथड जो है वो किसने दिया था, कोई बता सकता है? ब्रूनर। जी सर, मैं बताऊं? जी बताएं। ब्रूनर ने सर। व्हाट इज डिस्कवरी लर्निंग? इसका क्या बेसिक थीम क्या है, आप बता देंगे? डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है? सर इसकी बेसिकली जी फाखरा बताएं आप। मोटिवेशन, सेकंड है फाखरा बता रही है। नहीं जिससे बहुत होती है, उस वक्त भी आपने सर मुझे क्वेश्चन किया तो मुझे फौरन ये हुआ कि आप मुझसे पूछें। जी। और डिस्कवरी लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर एक क्यूरोसिटी हो, वो खुद कुछ करना चाहे, उसके अंदर इंटरेस्ट हो, फिर वो उसको डिस्कवर करे खुद अपने इंटेलेक्चुअल, मेंटल और दूसरे सोर्सेज यूज करके। इसीलिए इसको कहा जाता है। सर क्वेश्चन मुझे भूल गया, एक दफा दोबारा करें। डिस्कवरी लर्निंग जो है इसका बेसिक थीम मैंने पूछा है, तो वो क्या है? जी सर, टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम बताया जाए बच्चे को, और बाकी जो चीजों की डिस्कवरी है वो खुद ह्यूरिस्टिक होता है। जी, फाखरा बता रही थी। जी ह्यूरिस्टिक होता है, फाखरा बता रही थी डिस्कवरी का। उस पे आते हैं हम तौहीद अभी। फाखरा जी बताएं बेसिक थीम। जी सर, डिस्कवरी का बेसिक थीम यही है कि बच्चे के अंदर ऐसी जो छुपी इननेट क्वालिटीज हैं वो बच्चा उसको यूज करे और चीजों को खुद डिस्कवर करे, नई चीजें बनाने की कोशिश करे। क्लासरूम में कोई एग्जांपल दें, आपने डिस्कवरी मेथड यूज कर रही हो जिसमें आप खुद कोई एग्जांपल दें। जी, कोई सारा फंसा देते हैं।
सर बच्चों को ना, जैसे छोटे बच्चों को अगर हम क्ले दे दें और हम उनसे कहें कि आप अपनी पसंद की कोई शेप बनाएं, इसी तरह हम ड्राइंग के कलर्स दे दें, बच्चों से कहें जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह की भी पेंटिंग आप बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को फ्रीडम दिया जाए, उनके जहन में जो चीज हो उसको बाहर वो एक्सप्रेस कर सके। और इसी तरह से साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें भी बच्चों को मटेरियल दे के उनसे एक कहें खुद से सेकंड मैनिपुलेट करें। जी सिद्रा, आपसे मेरा सवाल है कि बच्चे ने पेंटिंग, आपने बच्चे को दे दी, सारे आइटम्स दे दिए, पेपर दे दिया, चार्ट दे दिया, कलर दे दिए, बच्चे ने कोई पेंटिंग बना दी, क्या ये पेंटिंग प्रोजेक्ट होगी या फिर डिस्कवरी होगी? सर प्रोजेक्ट में भी आ जाएगी, लेकिन अगर हम इस तरह से जहन में सोचे, हम ये सोचें कि हमारे सोचने से थोड़ी बच्चा जो है ना वो अपने इंटरव्यूअर ने ये थोड़ी देखना है कि नईम ये सोच रहा है, फाखरा या सिद्रा ये सोच रही है। इंटीग्रेटेड है, क्योंकि बच्चा जो अपना ना हिडन इंटरेस्ट जो है या अपनी वो जो चीजें हैं, जिस चीज को वो लाइक कर रहा होता है, जो व्हाट इज या मीन जिस बाय, चीज ठीक के है बारे में वो सोच रहा होता है, ठीक है, थैंक यू। व्हाट तो इज मीन उसी बाय उसी का डिस्कवरी? मैं कर चले रहा हूँ। जी बताएं, आप बताएं, जी बताएं। सर इन्वेंट करना न्यू चीज। जी 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 बताएं। अगर हम बच्चे को डिस्कवरी में तरह देते हैं कि जी आपने इसके ऊपर ये चीज बनानी है, तो वो प्रोजेक्ट है। अगर हम उसे फ्री हैंड देते हैं कि आपको जो पसंद है वो करें, तो ये जो है ना दूसरा है, प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट में क्या जी। हम बच्चे इन्वेंट को अपनी करना पसंद डिस्कवरी के में मुताबिक देते हैं कि कुछ भी बना दें आप? सर मुझे दोबारा हाँ क्वेश्चन जो है जी, ना अब skip हो गया। हाँ क्वेश्चन अब आपको स्किप होंगे। मैंने क्वेश्चन सिंपल सा किया है। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि क्लासरूम में मुझे कोई एग्जांपल बताएं जिसमें आप डिस्कवरी लर्निंग यूज़ कर रहे हो। मैंने एक मिसाल भी दी थी, मिसाल भी दी थी एक मैंने। ड्रेस दे रही हैं और चीजें दे रही हैं और उसको कह रहे हैं कि वो ये पेंटिंग बनाओ, तो ये कौन सा मेथड है, डिस्कवरी या प्रोजेक्ट? तो इसमें यही डिफरेंस था। अगर वो खुद से कुछ कर रहा है, यानी उसे बाउंड नहीं किया हमने, लिमिट नहीं दी, वो खुद से कुछ क्रिएटिव चीज बनाता है, तो वो डिस्कवरी है। अगर हम उसको टाइम बाउंड दे देते हैं, टॉपिक दे देते हैं, चीज दे देते हैं, उसे लिमिटेड कर देते हैं। अच्छा, डिस्कवर का नाम होता है, डिस्कवरी का नाम होता है कंस्ट्रक्शन, यानी बच्चा कोई चीज। सर मैं इसका आंसर दूं? जी जरूर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी दे दें जी। सर डिस्कवरी सर डिस्कवरी लर्निंग मेथड जो है बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग। सर डिस्कवरी जो है बेसिकली जी जी हम देते हैं जिसमें वो जो है डिस्कवर कुछ कर रहे होते हैं। एक सेकंड हिना, किंजा को जवाब देने दें। जी किंजा कंटिन्यू करें। ओके सर। प्लांट वगैरह सर डिस्कवरी लर्निंग जो है वो बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। इसकी एग्जांपल अभी आपके ही एग्जांपल से मैं ले रही हूँ। पेंटिंग में स्टूडेंट को कह दिया गया प्रोजेक्ट मेथड में आप पेंटिंग करें, लेकिन आप ये देखें कि कुछ दो कलर्स मिक्स करने से एक न्यू कलर बनता है, तो वो इज अ डिस्कवरी हो जाएगा उसका। बिल्कुल दैट इज अ पॉइंट। ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल। इस तरह की जो है कोई नई चीज जो बच्चा दरियाफ्त करे, जो बच्चे को लगे कि मतलब समथिंग कुछ डिफरेंट, जो आप एक कंटेंट पढ़ा रहे हो या पढ़ाना चाह रहे हो, तो बच्चा खुद से कोई इस तरह की चीजें निकाले। जी प्लीज कंटिन्यू और बताएं सर। एग्जांपल इसकी ये है कि सर एक मिनट मुझे बोलने दें। जी किंजा को बात कर लेने देना। जब एक बंदा बात कर रहा हो तो फिर उसको पूरी करने दिया करें प्लीज। जी जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए दो मेथड कंटिन्यूसली हम यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि जो है ना वाटरफॉल आपने उसकी पेंटिंग बनानी है, डेट इज अ प्रोजेक्ट। आपने वाटरफॉल पूरा बना दिया जिसमें आपने बच्चे को लिमिट कर दिया कि आपने वाटरफॉल बनाना है और वाटरफॉल में उसके कलर्स भी पता है, उससे दे वाटर कलर्स दे दिए, डेट वो प्रोजेक्ट पूरा बनाएगा। अब यहाँ पर डिस्कवरी लर्निंग टीचर ने कैसे डेवलप करनी है, टीचर बताएगा कि कुछ कलर्स मिक्स करने से आपको न्यू कलर्स मिलेंगे, तो दैट इज अ डिस्कवरी लर्निंग। उसी ही एरिया में रहते वो अपने स्किल को यूटिलाइज करेगा इंक्वायरी मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू। इंक्वायरी जिससे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। थैंक यू जी हिना। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है अबाउट जी हिना, आप बताएं, फिर मैं फाइनल एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जी
थैंक यू सर। सर मैं ये कह रही थी कि वही आपकी वाली बात कि डिस्कवरी जो है प्रोजेक्ट के अंदर ही आती है। जैसे क्लासरूम में जो है आईटी के स्टूडेंट्स को एक जो है प्रोजेक्ट दिया जाता है कि उन्होंने कोई न्यू वेबसाइट बनानी है, तो वो एक जब न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो वो डिस्कवरी कर रहे होते हैं। यस तो ये भी एक जो है वो इसकी थैंक यू एग्जांपल सो हो मच। सकती है। आपने बच्चे को एडिशन पढ़ाई है, मेरी बात सुन, चलें बस लास्ट पॉइंट मैं इस पे ऐड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। आपने बच्चे को एडिशन पढ़ाई है, 2 + 2 = 4, ठीक है। अब आपने उसी बच्चे को क्वेश्चन दे दिया है 14 + 4, ठीक है, या 14 + 8। अब फॉर एग्जांपल उसी बच्चे को ये क्वेश्चन, अब इसको ऐड करके बताएं। अभी आपने उस बच्चे को 2 डिजिट एडिशन या एडिशन विद कैरी ये आपने नहीं समझाई। बच्चा खुद से कोशिश करता है और ख़ुद से उसका जवाब डिस्कवर कर लेता है, तो ये भी डिस्कवरी लर्निंग है। यानी आपने उसको नहीं बताया लेकिन ख़ुद उसने उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है, हल तलाश कर लिया है, ये भी डिस्कवरी लर्निंग की एक एग्जांपल है। डिस्कवरी लर्निंग में और कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से मेथड आते हैं, कोई बताना चाहे जल्दी से प्लीज़। जी सर इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। ये तो उसके मोड हो गए, 3 मोड हैं जो ब्रूनर ने दिए थे। इनएक्टिव मोड, स्टेप्स इसके 4 हैं। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्कवरी लर्निंग मेथड में और कौन कौन से मेथड आते हैं, कोई बताना चाहे तो। इंक्वायरी मेथड आता है सर, इंक्वायरी मेथड, जी जी बताएं। अब ये देखिए क्लास में आप कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आपको इस तरह की सिचुएशन हो, आपके सारे बच्चे बोल रहे हो। मैंने तो देखा है सर, मैं बताऊं कैसे कंट्रोल करेंगे। हाँ, मुझे पता है फीमेल कैसे कंट्रोल करती हैं। जी मुझे पता है कि फीमेल कैसे कंट्रोल करती हैं, बड़ा अच्छा पता है। वैसे सर मैं बताऊं, हाँ जी, नहीं मेल भी करते हैं। मेल के सामने खैर बच्चे कम बोलते हैं, जो उस्ताद होते हैं ना वो जो थोड़े तगड़े होते हैं, तो वो जैसे ही आते हैं ना तो वो बच्चे फिर वैसे ही डेड हो जाते हैं। बहरहाल सर आज चले को तो मौका मिल ही नहीं रहा बोलने का मेल स्टूडेंट्स को। अच्छा चलें, बहरहाल क्लास जैसे आप कंट्रोल करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, एक एक करके बोला करें, दूसरों की राय का एहतराम किया करें, क्लास के नॉर्म्स का ख्याल किया करें, ठीक है। आप सब के का टाइम कीमती है, साफ ज़ाहिर है, मेरा तो चले है या नहीं है, आप सबका कीमती है। तो 1-2 मिनट हमारा जो इस तरह वेस्ट हो जाता है तो ओबियसली फिर सबका वेस्ट होता है। आप उसको मल्टीप्लाई करें 50 लोगों के साथ, अगर हमारे 5 मिनट इस तरह जो वेस्ट होते हैं तो कितने लोगों का टाइम वेस्ट होता है। बहरहाल जी क्वेश्चन मेरा था कि डिस्कवरी लर्निंग के ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं। जी सर इसमें एक ह्यूरिस्टिक मेथड और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ह्यूरिस्टिक मेथड। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूरिस्टिक मेथड इसके अंदर आ जाते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की कितनी टाइप्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का दूसरा नाम क्या होता है। 2 सवालों के जवाब कौन देगा। जी जी प्लीज। सर इंट्रोस्पेक्शन भी इसी में आता है। नहीं इंट्रोस्पेक्शन इसमें नहीं आता। जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का दूसरा नाम बता दें कोई, और इसकी 2 टेक्निक्स भी बता दें। जी प्लीज। साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं इसको, साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, इसको रीजनिंग मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग हैं, ठीक है, रीजनिंग या साइंटिफिक मेथड। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि इसकी दो इसकी कैटेगरीज हैं या टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। डिडक्टिव और डिडक्टिव। यस, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को क्लासरूम में अप्लाई करके एग्जांपल के साथ एलैबोरेट करें, कौन करके बताएगा। जी अब जब मैं ये बात करता हूँ ना तो फिर सबकी चुप लग जाती है, सबको जो है ना एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। अब बताएं। सर इंडक्टिव मेथड को हम क्लासरूम में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम न्यू हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं क्लास में। हाइपोथेसिस को छोड़ें, बच्चे को नहीं पता हाइपोथेसिस क्या होता है। मुझे एग्जांपल दें। सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर जब क्लास में जाएं, इसके लिए आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि अगर हम कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं उसके अलावा दें, जो मैंने दी थी उसके अलावा दें, कॉपी पेस्ट नहीं करनी वो। एग्जांपल से शुरू करेंगे। जी फाखरा कंटिन्यू करें, एग्जांपल दें कोई, बहुत सारी हजारों एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। जी
सर अगर मैं एक पौधा लेके जाऊं और उसको ना मैं पहले ही बच्चों को उसको दिखा के कि ये चीजें हैं, उसके बाद अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊं कि ये प्लांट है और इसकी ये चीजें हैं, तो सर ये हमारी होगी कि एग्जाम्पल से मैं डिटेल की तरफ जाऊंगी, तो ये मेरा डिडक्टिव मेथड होगा। लेकिन इन केस अगर मैं पहले ही बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, उल्ट कर गई हैं, एग्जाम्पल पहले बता दी है और उधर से डिडक्टिव कह दिया। सर एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे ना? हाँ इंडक्टिव है ना, आप डिडक्टिव कह गए, ठीक है। तो इस तरह मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो डिडक्टिव में ये होगा कि हम कहेंगे कि ये एक पौधा है और इसके ये है। इसी तरह से अब एक गुलाब का पौधा है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहें तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि उसके अंदर एक रेड फ्लावर्स जो है ना वो हैं और या उसके पेटल्स इस तरह के थैंक यू सो मच। जो मैंने उलट बात की थी वो यही थी कि पहले एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी यानी पौधा दिखाऊंगी, उसके बाद मैं उसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी, तो ये इंडक्टिव मेथड है, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ मैं जाऊंगी, स्पेसिफिक से। आपका मोबाइल जो चोरी हुआ था मिल गया था आपको? नहीं सर अभी तक नहीं मिला। सर आपको इतना पता है? आपने बताया था शायद मुझे एक दफा। अच्छा चले मैं इसी एग्जांपल को इस पे एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर शायद किसी हफ्सा की तरफ से क्वेश्चन भी था। फाखरा ने कहा कि सर साइंटिफिक मेथड, जी साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ही बात है। मैं आता हूँ, आपके क्वेश्चन बाद में लेता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेने दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 3 4 एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये इम्तिहान में हर दूसरे तीसरे बंदे से पूछा जाता है, इंडक्शन और डिडक्शन। जो एग्जांपल फाखरा ने दी है, चलें आप पहले एग्जांपल दे दें फिर चले मैं बाद में देता हूँ। जी साइमा जी प्लीज़। जी कौन बताना चाह रहा है प्लीज़? चलें अब कोई भी नहीं बोलेगा। सर मैं बताऊं? हाँ जी आप बताएं। इंडक्टिव में सर ये होता है कि जैसे हम बर्ड से मिसाल ले सकते हैं कि अगर एक परिंदा उड़ता है तो सब परिंदे उड़ेंगे, मतलब इस तरह हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। एक परिंदा परों से उड़ता है तो सारे परिंदे परों से उड़ेंगे। जी हाँ जी सर मैथमेटिक्स की एग्जांपल है जी सर बताएं। एक एग्जांपल जो बता दी जाती है, एक फार्मूला बता दिया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा किया जाता है। हाँ। तो ये मैथमेटिक्स भी तो मैंने जो एग्जांपल्स दी थी मैं वो सारी रिवाइज कर देता हूँ आपसे, अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। सर प्लीज आप सर मैं नहीं आप मेरी सुन लें, आपने बहुत बता दिया। मैन इज मॉडल जी सर, मैन इज मॉडल जी मैन इज मॉडल सुन लें सर को एक दफा, फिर मैं भी मतलब कि चलें आप लोग बोल आप बता दें। मैं भी मॉडल हूँ। आप तो मॉडल। एक्सक्यूज मी सर जी ये कोई समझ नहीं आ रही सर, इंग्लिश कर दे प्लीज। नहीं इनको बोल लेने दें, अब ये थक जाएंगे तो फिर मैं बोल दूंगा। मैंने तो इनको कई बार समझाया है कि अल्लाह के बंदी हो, अल्लाह के बंदो। अब अल्लाह के जो बंदे हैं ना यहाँ पे देखें, अब्दुल बासित साहब हैं, आतिफ साहब हैं और इनके अलावा कौन जो मेल मौजूद हैं, वो बेचारे चुप करके खामोशी से सुन रहे हैं अपनी बहनों को। हैं ये कितनी माशाल्लाह। तो 2-3 क्लासेस से बोल ही नहीं रही। हाँ आपका तो नाम ही नहीं लिया। जी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ डिडक्टिव और इंडक्टिव को। एक प्लांट आप ले जाते हैं, आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने हैं, तो आप जो है पहले बच्चे को पौधा दिखा दें कि ये देखें ये इसके स्टेम है, ये लीफ है, ये शूट है, ये रूट्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं, ये इसकी टॉप है, ये इसके फ्लावर हैं, सेपल हैं, पेटल्स हैं, एटसेट्रा। जो कुछ आपने पढ़ाना है आपने पहले उसको बता दिया। अब ये एग्जांपल है, एक रोज़ फ्लावर आप रोज़ का प्लांट ले गए या कोई ट्री प्लांट आप छोटा सा ले गए, उसमें आपने उसका सारा स्ट्रक्चर पहले उस बच्चे को दिखा दिया। अब आपने एक एग्जांपल दिखा दी है, एग्जांपल बता दी है। एग्जांपल के बाद अब आप कहते हैं कि जितने भी पौधे होते हैं, अब आप जनरल कर रहे हैं उसको। जनरलाइजेशन किसको कहते हैं कि एक छोटी सी चीज़ से जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको सब पे अप्लाई कर रहे हैं कि फ़लाँ घर में वो जो बंदी है ना वो बहुत नेक और ईमानदार है, तो हम कहते हैं कि उस एक कुछ हम जानते होते हैं, उस गांव में, उस बस्ती में, उस घर में, तो हम कहते हैं सारे बड़े नेक हैं। और एक से अगर हमारी नहीं बनती तो हम कहते हैं ये सारा ख़ानदान ही बुरा है। इसी को अपने माइंड में रखें कि वो जो एक है, अगर आप उस एक को देखते हैं और उसको फिर अप्लाई करते हैं सारी फैमिली के ऊपर, तो ये इंडक्शन है। क्लास में पौधा आप लेकर आए हैं तो उस पौधे को
के पार्ट्स आपने पहले बता दिए, फिर आप उसको जनरलाइज करते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं सबके लीव्स होती हैं, सबका स्टेम होता है, सबके शूट, सबकी रूट्स होती हैं, सबके ऐसे जो है वो सीड बनती हैं, फ्लावर लगते हैं, एट्सेट्रा। अब ये आपने जनरलाइज कर रहे हैं एग्जाम्पल टू क्या कर रहे हैं, जनरल जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल्स जा रहे हैं या थीरी जा रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप बात करें तो आप पहले बच्चों को बताते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में स्टेम होता है, रूट्स होती हैं, उसी तरह उनके लीव्स होते हैं, शूट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपने जनरल बता दिया कि सब प्लांट के ये फ़ीचर हैं। उसके बाद आप एग्जांपल देते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, ये गुलाब का पौधा जो बाहर गैलरी में मौजूद है या टेबल पे जैसे ये मौजूद है, तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी जैसे सारे प्लांट्स में ये खसूसियात हैं, इसमें भी ये होती हैं, एक ये एग्जांपल है। इस तरह मैंने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल। आप बच्चों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट ये दे सकते हैं कि जैसे मैं ह्यूमन हूँ, मैं एक लिविंग थिंग हूँ, तो मेरी ये खसूसियात हैं, मैं चल सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ, रिप्रोड्यूस हो सकता हूँ। ये टेबल ना चल सकता है, ना सांस ले सकता है, ना रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब ये एग्जांपल आप पहले दे रहे हैं, फिर आप इसको जनरलाइज करते हैं कि तमाम जानदार चीज़ों की ये खसूसियात हैं, तमाम बेजान की ये हैं। तो ये इंडक्टिव जो है जिसमें आप पहले एग्जांपल देते हैं, और डिडक्टिव जिसमें पहले आप जनरल बातें बताते हैं, फिर आप एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर हम साइंटिफिक स्टडी में बात करें, रिसर्च की बात करें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या साइंटिफिक मेथड या रीजनिंग मेथड, वहाँ पे हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। मसलन हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, हम एक आर्जी सोल्यूशन लेते हैं, आर्जी सोल्यूशन या टेंटेटिव आर्जी स्टेटमेंट हम देते हैं। मसलन तमाम वो बच्चे जिनको रिवार्ड दिया जाता है उनकी लर्निंग में इजाफा हो जाता है। अब फ़र्ज़ करें हम, ये हमारी स्टडी है, हमने हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है। अब हाइपोथेसिस ये हमारा दो तरह का बनता है, एक होती है लार्जर क्लास और एक होती है स्मॉलर क्लास, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 30 बच्चों से क्या किया, डाटा ले लिया, ठीक है, 30 बच्चों को रिवार्ड दे के उनसे डाटा ले लिया। अब ये डाटा हम जनरलाइज कर देंगे सारे स्कूल के ऊपर कि 30 बच्चों से चूँकि हमने ये देखा कि रिवार्ड देने से उनकी लर्निंग में इजाफा होता है, तो हम ये कहेंगे कि सारे के सारे बच्चे जो स्कूल के हैं या इस डिस्ट्रिक्ट या इस प्रोविंस के हैं, तो उन बच्चों को जब हम रिवार्ड देंगे तो उनकी लर्निंग में इजाफा होगा। अब ये जो है इंडक्टिव अप्रोच है। इसी तरह जब आप जो है एक जनरल अप्रोच को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, अब आपने देखा कि जो पनिशमेंट है उसकी जो है वो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बच्चा आपका ज़िद्दी हो सकता है, बच्चा आपको जो है वो फॉलो करना छोड़ सकता है फॉर एग्जांपल। तो अब आपने रूल्स जनरल पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं, अब उनको आप स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी एक एग्जांपल या एक सिचुएशन में, उनको जब आप अप्लाई कर रहे हैं किसी स्टूडेंट के ऊपर, तो ये क्या कहलाएगा, हमारी डिडक्शन। जी हम रिसर्च में भी जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये होगा, जो साइंटिफिक मेथड है उसमें हमारे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी फरमाइए जी। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे वो हमसे कोई एग्जांपल पूछते हैं कि डिडक्टिव मेथड एग्जांपल बताएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड बताएं, सॉल्विंग मेथड की एग्जांपल बताएं, तो हमने उनको एजुकेशन से रिलेटेड ही एग्जांपल बतानी है या सराउंडिंग में जितनी भी एग्जांपल है उनमें से कोई भी बता दें? मोस्टली आपको डायरेक्शन देते हैं कि आप जो है क्लासरूम लेवल पे इसकी एग्जांपल बताएं, तो आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि हम जो है क्लासरूम अप्रोच को ज़्यादातर टच करेंगे, तो आपने क्लासरूम की, स्कूल लेवल की, अपने सब्जेक्ट लेवल की अप्रोचेस को माइंड में पहले रखना है, पहले उनको आपने बताना है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा। क्लासरूम लेवल अप्रोच, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग से हमारा वास्ता है, हमारा वास्ता रिसर्च से नहीं है। क्लासरूम के अंदर हम रिसर्चर नहीं होते, हम टीचर होते हैं, हम बच्चों के फैसिलिटेटर होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आपने इस चीज़ को फोकस करना है। नेक्स्ट है जी कोऑपरेटिव लर्निंग। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, कौन बताएगा? जी सर मैं बता दूं? जी बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं प्लीज। इसमें ना स्मॉल ग्रुप होता है लर्नर का, तो वर्किंग टुगेदर एज अ टीम वर्क पर वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सही है। सॉल्व करने के बाद वो एक गोल तक पहुंच जाते हैं, इसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड कहते हैं। कोई और इसको मजीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहे? कोऑपरेटिव। जी सर थोड़ा मैं बता दूं? जी बताएं। जी बताएं प्लीज।
जी सर, क्लास में 2 या 3 या 4 बच्चों का ना ग्रुप बना देते हैं छोटे छोटे। फिर उनको कहते हैं कि वो कोऑपरेटिवली ना लर्न करें। ये जो है वो कंपटीशन मेथड के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं एक दूसरे पे पॉजिटिवली डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है, यानी बच्चों के हम और ग्रुप बना इससे देते हैं और वो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के किसी भी टास्क को खुद से सीखते हैं। सीख रहे होते हैं। इसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड कहते हैं। ठीक हो गया जी, और थैंक ये यू। अगेंस्ट होता है कंपटीशन मेथड के। कंपेटिटिव मॉडल या कंपटीशन मेथड के अगेंस्ट है जी। क्यों होता है अगेंस्ट? जी सर, क्योंकि सर इसमें कोऑपरेशन होता है जबकि उसमें जो होता है वो कंपटीशन होता है। यस, उसमें कंपटीशन होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और टाइम सर आज भी जी जी इसमें ना दोनों तरह की ना उनकी प्रोग्रेस हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। इंडिविजुअल भी हो रही होती है और ग्रुप की शक्ल में भी हो रही होती है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज क्वेश्चन आंसर मेथड? हु Sir, इंट्रोड्यूस excuse क्वेश्चन me, sir. आंसर मेथड? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर कौन करेगा जी? सर मैं बता दूं सर क्वेश्चन आंसर मेथड को हम प्रॉब्लम एक सेकंड ना, थोड़ा सा आप वेट किया करें कि मैं किसी और को भी बोलने का मौका दिया करें। जी कौन बताएगा क्वेश्चन आंसर मेथड का जवाब? जी कोमल नासिर बताना चाह रहे हैं, जी बताएं। सर कि जब हम किसी भी लेसन को डिलीवर करते हैं पहले बच्चों से क्वेश्चन करते हैं फिर उनके आंसर लेते हैं और इस तरह से जब हम किसी एक टॉपिक की लर्निंग करते हैं तो उसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड कहेंगे। एग्जांपल दें, क्लासरूम में आप कैसे Yes. यूज करेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड को? सर जैसे हमने प्रेशर का पढ़ाना है हाँ। तो हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके घर में वाटर पंप है या टैंकी है, तो टैंकी आपकी छत पर लगी हुई है, किसी की टैंकी वाटर की नीचे तो नहीं है। तो फिर इस तरह से हम प्रेशर का कहेंगे जो मतलब कि वाटर जो है हमेशा ऊपर से नीचे आता है, फिजिक्स के नीचे स्टूडेंट से हैं ऊपर आप? के लिए हमें। जी सर। फिजिक्स में डिग्री मास्टर किया हुआ है आपने? नो सर, मेरी केमिस्ट्री है। अच्छा चले, एक ही बात है, बहन भाई हैं दोनों। जी कंटिन्यू। तो सर फिर हम बच्चे से पूछते हैं तो फिर वो कंसेप्ट इस तरह से बच्चे का बिल्ड करते हैं, क्वेश्चंस लेके और उनसे आंसर्स लेके कि प्रेशर कितना आता है, वाटर टैप का प्रेशर कितना है, अगर एक पानी में से गुजर रहा है उसको सुराख है तो वहां से किस प्रेशर से पानी निकल रहा है, और अगर टैप के अंदर से पानी निकल रहा है तो फिर किस प्रेशर से पानी आ रहा है। तो फिर वो प्रेशर और एरिया का जो है वो रिलेशन हम इस तरह से क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये प्राइमरी लेवल पे अगर आपको सर, यूज मैं करना आपको पड़े, आंसर देना चाह रही थी। चलें ठीक है, थैंक यू। अगर सर मैं आंसर दूंगा प्रेशर मेरी भी सुन लिया करें सर ना, आपको क्वेश्चन और थे। मेरी भी सुन लिया करें। जी मेरा सवाल ये था, टीचर और स्टूडेंट ये प्राइमरी लेवल पे अब बच्चे को प्रेशर को तो साफ ज़ाहिर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सेकेंडरी एलिमेंट्री लेवल पे शायद हो। सर प्राइमरी लेवल पे हम ना सर एक फूल की एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये एक कैसे? पौधे की एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये इसके स्टेम कहाँ पर है, इसके रूट कैसे हैं, पौधा ग्रो कैसे कर रहा है। कैसे बताएं ना। सर प्राइमरी लेवल में तो हम फिर उसकी जो माई सेल्फ होता है टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आंसर लेके, जैसे मेरा खानदान हमने पढ़ाना है उनको तो पहले हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है और फिर हम उनको ओवरऑल बता देंगे कि ये सारे इसको हम खानदान कहते हैं। यस अच्छा, मैंने एग्जांपल दी थी, किसी को जी, याद है बिल्कुल। क्वेश्चन आंसर मेथड की? जी सर, फ्लैग की दी थी आपने। फ्लैग का बताया था। यस, फ्लैग के बारे में कि बच्चे जो है फ्लैग के बारे में। यस, इसी तरह आप जो है बच्चे को इन्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, फूड के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो कुछ आपने पढ़ाना है वही सारा आपने क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही पढ़ाना है। बच्चे से पूछते जाएं, अब बच्चे को पता होगा तो साफ ज़ाहिर है वो बताएगा, नहीं पता होगा तो वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस सा पैदा होगा कि पता नहीं इसका क्या जवाब है। बहरहाल इसके कितने स्टेप्स होते हैं, कौन बताएगा क्वेश्चन आंसर मेथड के? सर 4 सर 4 होते हैं जी 4 स्टेप्स होते हैं इसके 4 होता है। जी सायरा बताएं कौन से 4 स्टेप्स हैं? सर इंट्रोडक्टरी, डेवलपिंग, रिकैपिचुलेटरी और एवेल्युएटरी। थैंक यू सो मच। ये हमारे 4 जो है वो मेथड्स होती हैं। अच्छा, एक बच्चा हमारा डल है, वो मतलब ये है कि एक बच्चा हमारा डल है, वो कमज़ोर है, स्लो लर्नर है,
तो आप उसके लिए कौन सा मेथड सजेस्ट करेंगे कि वो एजुकेशन का सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले या याद कर ले, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? रेसिटेशन मेथड। ऑप्शन में दे सर देता मैं हूँ। आंसर दूं? रूट मेमोराइजेशन। सर मैं जी जी बताएं। सर रेसिटेशन या रोट मेमोराइजेशन। सर रेसिटेशन मैं पिछले आपने जो 2 क्वेश्चन किए थे उनका भी आंसर देना चाह रही थी। क्वेश्चन आंसर मेथड को सर डायलेक्टिक मेथड कहते हैं, जो कि पीरियड्स में दिया था। ठीक है, थैंक यू। इनको अच्छा, रेसिटेशन मेथड में जब हम किसी भी चीज़ को याद या मेमोराइज कर रहे होते हैं तो एक टेक्निक यूज़ की जाती है, उस टेक्निक का क्या नाम है, कौन बताएगा? चंकिंग। चंकिंग। व्हाट इज मीन बाय चंकिंग? चंकिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में पहले याद कर लें, फिर उसको एक यूनिट बना लें। यस, इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके उनको याद करना। अच्छा, ये चंकिंग का जो मेथड है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? मिलर। मिलर ने। जी, थैंक यू सो मच। सर चॉम्स्की का भी नेम आता है ना? नहीं, वो है उसमें चॉम्स्की का उन्होंने जो है ना वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की, लैंग्वेज। जी जी, ये भी तो कहा था कि जो 7 चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं एक इंफॉर्मेशन को। वो मिलर ने कहा है चंकिंग का। जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। कल इंशाल्लाह ताला इसका जो पार्ट रह गया है हमारा डिस्कशन का ये भी होगा, और इस इंशाल्लाह उसके बाद फिर जो हमारा है अगला चैप्टर वो भी हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में डिफरेंट स्टूडेंट की राय ये है कि सर हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं चाहते कि हम जो है अपना इंट्रोडक्शन पब्लिक करें। हर एक का अपना एक पैटर्न है, मेहनत से चीज़ तैयार की हुई है, तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट की राय ये है कि हम जो है अपना इंट्रोडक्शन पब्लिक नहीं करना चाहते, हम ऑनलाइन सेशन में इसको नहीं बताना चाह रहे, अपने इंट्रोडक्शन को बयान नहीं करना चाह रहे। तो उसके लिए मैंने फिर ये सोचा है कि चलें हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमारा जो ये सेशन कंप्लीट होता है तो फिर हम मॉक इंटरव्यू सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें जो है ये चीज़ें मज़ीद ठीक हो जाएंगी। तो आप सब ने करना ये है कि आप में से जिसने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया हुआ है आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें। जब आप उसके रिहर्सल करें, जब अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तो या अभी आप मतलब ये कि तैयारी के मराहिल में हैं, तैयार कर रहे हैं, तो आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप वो मुझे भेज दें, मैं उसको सुन लूँगा। जहाँ से कोई कमी बेशी होगी, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है लिख के या ऑरली, उनको मैंने जो तब्दीलियाँ जो मुझे लगी वो मैंने उनको करके दी भी हैं। तो आप भी ऐसा करें, अपना इंट्रोडक्शन लिख के या फिर वॉइस नोट की शक्ल में मुझे शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला उसको सुन के या पढ़ के आपको रिस्पांस दे दूंगा, फीडबैक दे दूंगा, जहाँ पे कोई दुरुस्त की दरकार होगी वो भी। इसी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन वो भी अपनी जो उनको लगती हैं, जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो भी वो शेयर कर रहे हैं, वो भी मैंने उनको उसमें भी करेक्शन करके मुझे रिस्पांस नहीं किया, मैंने सेंड किया था। रिपीट करें, कौन है? कौसर इजाज? अच्छा, मारिया आपने किया है? किसने मुझे सेंड किया उसको रिस्पांस? सर मैंने आपको सेंड किया था, आपने मुझे गाइड नहीं किया इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पे होते हैं, तो आप मुझे रीसेंड कर दें, शायद स्किप हो गया होगा। जी सर, मैंने आपको सेंड किया था ऑडियो में, आपने मुझे रिस्पांस नहीं किया उसका। कब किया? आज किया? जी सर, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस एजुकेशनल मतलब नहीं है, वो मेडिकल बेस है, तो उसमें आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। अच्छा सर, ये इंट्रो के लिए एक रिक्वेस्ट है प्लीज, तो आप सर इसी क्लास में हमें बता दीजिएगा। एक चलें, कल मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगा आपके साथ, इंट्रोडक्शन का एक प्रॉपर फॉर्मेट इंशाल्लाह कल क्लास में डिस्कस हो जाएगा। कौसर इजाज़ आप काइंडली। मैंने आपसे भी एक बात करनी थी। आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कट रही है। जी जी, मैंने आपसे ये पूछना था जी जी, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। ये सारे इंटरव्यू की तैयारी वाले हैं, आप समेत। ओके सर, थैंक यू। होपफुली कितने मार्क्स मतलब होने चाहिए? मेरे हिसाब से 50।
चलिए ठीक। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छा कट रही है। चले मैंने कुछ दिन पहले किया था सर, मैं रीसेंड करूंगी। चलें आप रीसेंड अभी कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड और ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड या ग्रुप मेथड, इसमें क्या डिफरेंस है जी? इसका कोई एग्जैक्ट जवाब मुझे दे, कौन देना चाहेगा? मैं दे दूं सर? जी सायरा जबी। The instruction which is based on equity is called individual instruction and group जो होता है वो equal base पे होता है। इक्वालिटी बेस पे। अच्छा इनका Equal। बेसिक डिफरेंस बताएं कि क्लासरूम में क्या इनकी क्या क्या अप्रोचेज हैं, कहाँ पे ग्रुप इंस्ट्रक्शन इसमें मेथड यूज़ होता है, कहाँ पे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड? सर मैं टेल जी जी प्लीज़। सर मैं 11 जी सर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ इंडिविजुअल्स की नीड इंटरेस्ट, जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं या जैसे स्टूडेंट थोड़ा स्लो लर्नर है, और ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो ओवरऑल अप्रोच हम स्टूडेंट्स को जो है वो टीच करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा चले मैं इसको बता देता हूँ। लास्ट लाइन है हमारे आज के लेक्चर की। जो इंडिविजुअल मेथड होता है, इंडिविजुअल मेथड में हम हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाते हैं, यानी जो बच्चा जितना पढ़ना चाह रहा है, उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और वो बच्चा जितना पढ़ना चाह रहा है हम उसको उतना ही पढ़ाएंगे। यानी हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो टीचिंग की जाती है, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड। जबकि इसके बरक्स जो ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड या ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड है, उसमें हम एक ग्रुप यानी क्लास है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ज़रा नॉर्मल बच्चे हैं, एक ज़रा अच्छे बच्चे हैं। तो एक ग्रुप के लिए जो इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया जाता है पूरे ग्रुप के लिए, अब इसमें इंडिविजुअल को हम फोकस नहीं करते, इक्वालिटी प्रिंसिपल इसमें फॉलो होता है, सबके साथ एक जैसा रवैया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड या ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड। यानी पूरी क्लास के लिए या एक बड़े ग्रुप के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है इसको ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड, और इंडिविजुअल के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है सेपरेटली, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला कल सर एक सवाल, जी लास्ट क्वेश्चन नमाज का एक सवाल था कि अगर हम जी सर बस छोटा सा, अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप एग्जांपल दें कि क्लासरूम में आप इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि आप एलैबोरेट कर दें। आपने बच्चे को प्लस और माइनस समझा रही हैं, जमा तफरीक समझा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने प्रोफिशेंट हैं कि आप उनको जो है वो जैसे ही क्वेश्चन देते हैं वो फ़ौरन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेज पे हैं, कुछ जो है वो अपनी उंगलियों पे जमा करते हैं, कुछ वो पेज के ऊपर लाइनें लगा के, कुछ वैसे जैसे ही आप उनको क्वेश्चन देते हैं तो वो अपने दिमाग से सोच के उसका जवाब दे देते हैं। अब ये बच्चों के डिफरेंट लेवल हैं। अब इन्हीं बच्चों को जो बच्चा जिस लेवल पे है, यानी आपने क्वेश्चन दिया, आप हर बच्चे को देखेंगे, एक बच्चा जो बहुत एक्टिव है आप उसको काम थोड़ा सा ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल है आप उसको उस प्रोफिशिएंट स्टूडेंट से जिसका आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है उससे थोड़ा सा कम टास्क देंगे। अब वो बच्चा जो स्लो लर्नर है, जो कमज़ोर है, आप उसको बहुत थोड़ा सा टास्क देंगे। फॉर एग्जांपल प्रोफिशिएंट स्टूडेंट को आपने 4 क्वेश्चन दिए हैं तो इसको अब आप 1 क्वेश्चन देंगे, टाइम दोनों का बराबर है। तो यानी जिस स्टूडेंट को जितनी उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एड्रेस कर रहे होंगे क्लासरूम के अंदर, ये इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड है। और इसके बरक्स जो ग्रुप मेथड है, ग्रुप मेथड में आप एक ही मेथड से एक ही टाइम में, मसलन 10 मिनट में आपने 3 क्वेश्चन एडिशन के समझा दिए, और आगे जो 20 मिनट आपके पीरियड का टाइम है आप उन्हें कहते हैं कि अगले 10 या 20 या 15 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के, ये सारे स्टूडेंट मुझे अभी सॉल्व करके दें। अब वो सारे के सारे बच्चे आप उनको एक ही टाइम फ्रेम में उनको जो है एक असाइनमेंट दे रही हैं, तो ये आपका ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड है जी। डायलेक्टिक मेथड कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड को। क्वेश्चन आंसर मेथड का दूसरा नाम डायलेक्टिक मेथड है। इंशाल्लाह ताला कल से 4 बजे क्लास होगी, ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।